सुनते हैं थोड़ा भक्ति से मस्तक झुका लो पूरी होती यार। मनवांछित फल प्राप्त करने यही सुगत है ध्यान। एक बार बस श्रद्धा से लेना प्रभु का नाम। कर्मों के बंधन से जिस तक जाते हैं पास का चिंतन सुहाना लगता है। पास का चिंतन सुहाना लगता है। चित्तों में बंधन सुहाना लगता है। सकल नरसिंहपुरा संस्थान के द्वारा आयोजित आज के इस मध्य प्रदेश इकाई के द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान, शिक्षा जगत सेवा सम्मान और इंजीनियर्स सेवा सम्मान में पधारे हुए समस्त विशिष्ट और अति विशिष्ट मेहमानों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और अब इस गरिमामय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच की शोभा बढ़ाने के लिए माननीय श्री वीरेंद्र जैन साहब, जो कि एडिशनल कमिश्नर कस्टम एवं GST उज्जैन में पदस्थ हैं, हम उनको हमारे बीच पाकर बहुत ही कृतार्थ हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। मैं परम संरक्षक आदरणीय श्री कुंजीलाल जैन साहब बाबू से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को ससम्मान मंच पर लाएं और आसन मुकेश जी को ससम्मान मंच पर लाएं। अतिथियों के द्वारा जिनेंद्र कपूर के पढ़
वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया ये साइड में जो सोफे लगे हुए हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं, अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष महोदय तीनों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया हमारे कार्यक्रम माननीय मुख्य अतिथि जी सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस संस्थान को नींव से लेकर शिखर तक पहुंचाने वाले आदरणीय बाबूजी श्रीमान कुंतीलाल जी जैन साहब को हम हमारे बीच पाकर बहुत ही हर्षित है, गौरवान्वित है और आपके स्वागत के लिए मैं तीनों पधारे और आदरणीय श्री बाबूजी का स्वागत सम्मान करें। हमारे ठीक है, ओके। सामने देखो। कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे से विशेष कार्यकर्ता के रूप में भाई दिलीप जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के लिए भैया थोड़ा संगीत बजाओ, थोड़ा बढ़िया संगीतकार, हेलो, थोड़ा अच्छा संगीत बजाओ भैया। हमारे दिलीप जी के स्वागत के लिए विशेष संगीत बजाइए। बलौदा से और आसपास के समस्त अंचलों से जितने भी सदस्य साथी और पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि सभी का स्वागत इस प्रकार से किया जाना कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। होती है चांद की शोभा सितारों से होती है, सितारों की शोभा आसमां से होती है और धरती की शोभा हरियाली से होती है, धरती की शोभा हरियाली से होती है और कार्यक्रम की शोभा आप जैसे मेहमानों से होती है, कार्यक्रम की शोभा आप जैसे मेहमानों से होती है। आप सभी मेहमानों को हम यहाँ पर नाम तो वीर, वाणी में बड़ा संयम है, नाम भी वीर और वाणी में बड़ा संयम है। आपके विचारों में शीतलता की छाया है और पूरे समाज में आपकी अनूठी पहचान है। इसलिए महावीर जी और महिपाल जी के सम्मान में भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का समारोह विशेष तौर पर जिन के लिए आयोजित किया गया है, प्रतिभावान छात्रों के लिए भारत का उजाला, तुम ही हो भारत का उजाला, तुमसे ही देश का भविष्य खिला है, तुमसे ही देश का भविष्य खिला है। इस प्रकार से प्रतिभावान छात्रों का जो सम्मान होगा और शिक्षक जो गुरु हैं उन लोगों के लिए, तो गुरु की महिमा तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी है, पर कुछ पंक्तियों से निवेदन कर रहा हूँ कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, गुरु बिना ज्ञान, गुरु बिना जीवन भी नहीं हुआ शुरू है, गुरु बिना जीवन नहीं शुरू हुआ है। अंधेरे में जो दीप जलाते हैं, गुरु कौन होते हैं कि जो अंधेरे में दीप जलाते हैं, और वो शिक्षक ही हैं जो राष्ट्र के निर्माता कहलाते हैं, वो शिक्षक ही हैं जो राष्ट्र हैं और यही छात्रों के भाग्य विधाता हैं।
डांट में भी जिनकी ममता छुपी है, डांट में भी जिनकी ममता छुपी है, आशीष में जिनकी दुआ बसी है, मैं सरस्वती के सपूतों तुम्हारा ऋण चुका पाएगा, आपका ऋण कोई कभी नहीं चुका पाएगा। आज आपका सम्मान यहाँ पर होगा और अंत में जो इंजीनियर जो विद्वान कविगण हैं उनका सम्मान वहाँ पर संस्थान के द्वारा किया गया था। सुदूर अंचल गांव कुशरोद में भाई श्री संजय जी जैन साहब की अगुवाई में 29 जून 2025 को एक शानदार कार्यक्रम कुशरोद में आयोजित किया गया था, जिसमें हमने वृद्धजन का सम्मान किया था, साथ ही विधवा महिलाओं को सहयोग प्रदान किया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बच्चे को नगद से प्रदान करके संस्थान के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया था। और यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर दूर कुशरोद में ये कार्यक्रम संजय जी जैन साहब के निर्देशन में आयोजित किया गया था। फिर 21 दिसंबर 2025 को उदयपुर में वर्ष 2026 का वार्षिक कैलेंडर का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के द्वारा सारों का सम्मान, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान और इंजीनियर्स का सम्मान आयोजित करने का ये कार्यक्रम चल रहा है। इसी प्रकार संस्थान के सदस्यों द्वारा समय समय पर धार्मिक यात्राओं का आयोजन, पेयजल की व्यवस्था, विधानमंडल पूजन आदि अवसरों पर संस्थान के परिवार सदस्यों के द्वारा तन मन धन से सहयोग प्रदान किया जाता है। जगह भी एक प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन किसी कारणवश जो अमेरिका और इराक का युद्ध चालू हुआ, उसकी वजह से वो प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा था। इस प्रकार से समय समय पर इस संस्थान के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनके बारे में विस्तार से आपको हमारे बाबूजी श्री मुंशीदा जी अपने उद्बोधन में बताएंगे। उसके पूर्व अब इस कार्यक्रम को रोचकता प्रदान करने के लिए मैं मनन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो एक गीत की प्रस्तुति के द्वारा हमारे इस कार्यक्रम को रोचकता प्रदान करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये आने वाले समय में संगीत के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। मनन, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? तबीयत से यारो एक हम जैनी कुल परिवार हम जियो और जीने दो, जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। हम जैनी कुल परिवार मिला, हम जैनी कुल परिवार मिला, हम जैनी कुल परिवार मिला। हरिहंस प्रभु की शरण मिली, ओ हरिहंस प्रभु की शरण मिली, मन को मुनियों का प्यार मिला। हम जैनी कुल परिवार मिला, हम जैनी कुल परिवार मिला, परिवार मिला। हरिहंस प्रभु की शरण मिली, प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। विचार ही आपकी पहचान है, आपके विचार ही आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही कार्यक्रम की जान है, आपकी मौजूदगी ही कार्यक्रम की जान है। हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारे मेहमान हैं, कि आप हमारे मेहमान हैं। आदरणीय श्री बाबूजी को जिला दी जाती आदिनाथ भगवान। अल्पार मेरे ख्याल से सुनने नहीं दिया, आवाज़ नहीं निकली, उसे लग रहा है कि अल्पार नहीं दिया। वो अगर भोजन बहुत अच्छी व्यवस्थित भोजन बना हुआ है तो आपको मिलेगा। बोले नवीनाथ भगवान की
धन्यवाद। आज के इस जानदार और शानदार कार्यक्रम में उपस्थित इस दशा नरसिंहपुरा समाज के गौरव और हम सभी के लाडले समाज की जान परम आदरणीय वीरेंद्र जी जैन साहब, जो एक साधारण बड़का गांव से निकले और आपने समाज का गौरव बढ़ाया और पूरे देश में प्रशासनिक स्तर पर आपने अपनी समाज की उपस्थिति जारी कराई। ऐसे आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब का मैं बहुत अंतर्मन से, मैं अपनी ओर से और संपूर्ण अखिल भारतीय दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा समाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन, वैसे मैं पोस्ट नहीं हूँ, पोस्ट हमारे मध्य प्रदेश इकाई है, फिर भी संस्था का मुखिया होने के नाते इस मध्य प्रदेश राज्य के अध्यक्ष आदरणीय विदर जी भाई साहब, जिन्होंने बहुत हिम्मत करके अपनी फैक्ट्री से छुट्टी लेकर और आज इतना बड़ा कार्यक्रम में पूरी टीम के साथ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैंने यह संख्या विस्तार से नहीं कहूँगा क्योंकि आप लगभग सभी जानते हैं संगठन की क्या संस्थान की गतिविधियाँ हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ 15 वर्ष पूर्व जिस संगठन का मैंने स्थापना की, रजिस्टर कराया, मैंने इसको संस्थान को रजिस्टर करा के इनकम टैक्स में रजिस्टर कराया, और मैंने ATG का सर्टिफिकेट लिया, मैंने पूरे देश भर के अंदर इसकी संस्थाओं को चालू किया। आज विश्वास करेंगे 13 राज्यों के अंदर इस संस्था का हमारे देश में काम है। 13 राज्यों के अंदर आप किसी भी राज्य में चले जाएं, हमारे संस्था के मेंबर हैं। ऐसा नहीं है, प्रदीप जी भाई साहब बिराजो ना, यह निवेदन है कि मैंने ये संस्था, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरी समाज जो दशा नरसिंहपुरा समाज है वो बहुत छोटे दिमाग की, छोटे व्यवसाय की और टुकड़े टुकड़े में बंटने वाली ये हमारी समाज है। लाऊं, इस कल्पना के आधार पर मैंने इस संस्था का गठन किया। इस संस्था में मात्र 500 रुपया, सिर्फ 500 रुपया आजीवन सदस्यता है, उसके बाद 1 रुपया भी किसी को देना नहीं पड़ता। 500 रुपये में वह व्यक्ति इस संस्था से सीधा जुड़ता है और डेली उस सदस्य को संस्थान की गतिविधि की जानकारी मिलती है। हमारे यहाँ मेवाड़ वागड़ प्रांतीय महासभा नाम का एक संगठन है जो मेवाड़ और वागड़ के अंदर काम करता है। 50 साल पहले जब मेरी उम्र नहीं के बराबर थी, उस समय मुझे उस संस्था का महामंत्री बनाया। मैं पूरी एक छोटा सा गांव है उदयपुर जिले में, वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी कि मैं हायर एजुकेशन में जा सकूँ, तो मैंने मात्र 11वीं क्लास पढ़ के छोड़ दिया, किराने की दुकान चालू। भावना थी, इस भावना की वजह से मैंने आज से 40 साल पहले उदयपुर में शिक्षा की क्षेत्र होने से मैंने 15,000 स्क्वायर फीट, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता हूँ और उस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं प्रभावी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उदयपुर में 15,000 स्क्वायर फीट मेन चौक रोड पर जमीन अलॉट कराई, जो मेरे को यूआईटी ने 36 लाख रुपए में दी। मैंने जयपुर जाके स्वायत्त शासन मंत्री भंवरलाल जी शर्मा थे, उनके यहाँ बैठ गया, मैंने कहा ये मुझे फ्री में करके दो, तो उन्होंने कहा भावना है फ्री में थोड़ी हो सकती, क्या करना, क्या होगा। उन्होंने 10% यानी 3,65,000 रुपये में 15,000
फीट उदयपुर में 100 फीट रोड पर जमीन अलॉट की और वो जमीन लेके मैंने एक छात्रावास का निर्माण किया। आज भी वहाँ कम से कम 80 बालक पढ़ाई करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए कहा छात्रों का सम्मान है, तो मैं छात्रों के सम्मान में बता रहा हूँ कि मेरी इच्छा भी है और आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब से भी को भी इसलिए बुलाया, आप हमको मोटिवेट करें, हमारे सभी उपस्थित महानुभावों को भी मोटिवेट करें, ये इनके परिवारों को, इन्हें मिलने वाले बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए ये प्रेरित हो। छात्र इसलिए कि लीडर युवाओं के, मेरा ये मानना है हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर युवा हमारे अग्रणी पंक्ति में नहीं आए, हायर एजुकेशन में नहीं आए, पढ़ाई में नहीं आए, तो हमारी समाज का भविष्य सुरक्षित नहीं होता। भविष्य का सुरक्षित करने के लिए हमारे बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा देना आवश्यक है। इसके लिए इसी निमित्त से आज मैंने ये आपसे निवेदन किया कि एक छत के नीचे पूरी समाज को लाने का, समाज के युवा वर्ग को आगे लाने का, इस कल्पना की वजह से आदरणीय हमारे महामंत्री जी ने फोन किया, हम बालकों का सम्मान करना चाहते हैं। मैंने कहा ओके, रेडी, बिल्कुल तैयार है। अभी आज एक बात का संकल्प लें कि हम उच्च शिक्षा के लिए हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम करेंगे। अगर हम उपस्थित यहाँ 200 जने हैं, 200 जने अगर इस बात का संकल्प लेते हैं और 20 जने भी साल में आगे आ गए, उसमें 2 IAS बन जाएंगे तो हमारा भाग्य बन जाएगा, हमारी संस्था का भाग्य बन जाएगा। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, जैसे तो हमारे वीरेंद्र जी भाई साहब बैठे, उनके सामने बोलना ठीक नहीं हो, ये संस्था जो हायर एजुकेशन में IAS, IPS और जज के अंदर जो शिक्षा होती है, उसके अंदर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यह संस्था तन मन और धन से जितनी आर्थिक जरूरत पड़ेगी हम व्यवस्था करके उस बालक को देंगे, मगर आप आगे लाएं बच्चों को। आज का मूल जो उद्देश्य है वह यही है, प्रवीण जी साहब ना, हमारा मूल उद्देश्य ये है, हमारा समाज का प्रत्येक युवा IAS, RAS, IPS में और जज जो ये शिक्षा जज की जो एजुकेशन होती है उसके अंदर वो एंट्री करे और हायर एजुकेशन जाए। ये हमारा आज का ये जनरल हाउस एक साल में निर्णय करता है कि ये हम काम हम करेंगे। एजुकेशन में तो जाएं, मगर अपने माता पिता को कभी मत भूलना। आपके वृद्ध माता पिता आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपको मकान गिरवे रख के, अपना सोना बेच के, उधार लेकर ब्याज पे लाकर आपको पढ़ाते हैं। आपका भी ये धर्म है कि उन माता पिता का आप बराबर उनका सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करोगे, आपका भविष्य हमेशा उज्ज्वल और आगे बढ़ेगा। क्योंकि शिक्षित जो बच्चे होते हैं वो पूरे देश का भविष्य होता है। तो इस दूध के पूरे भविष्य बनाइए, प्रतापगढ़ की गाड़ी लेती। हाँ, हमारा आदरणीय राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी भाई साहब बराने का स्वागत है। हमारी निश्चिता ये शिक्षा के लिए हम जितना हायर एजुकेशन में जाएंगे वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। पूरा समाज शिक्षा में काम करने वाले अध्यापक, प्रिंसिपल, फर्स्ट ग्रेडों का अब सम्मान है, वो सम्मान हम कर रहे हैं। मगर उन सभी शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि आप आज एक बात का आप ही संकल्प लें, यह संस्था आपका बहुमान कर रही है क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जाके शिक्षा के लिए निज मन में स्वजाति नित्य रहे, इस बात का बड़ा अभिमान चाहिए। आज हमारे युवा बैठे हैं, भाई दिग्नेश जी, भाई उमेश जी और कई युवा बैठे हैं। मैंने उनसे व्यक्तिगत मेरा आग्रह है, आप लोगों में ऊर्जा है, मेरी प्रार्थना है, इस सदन के बीच में प्रार्थना है। शिक्षक ही वो व्यक्ति होता है जो बच्चों को आगे बढ़ाता है या राष्ट्र का निर्माता हुआ करता है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति दीपक के समान होता है जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। तो ऐसे
समाज में रोशनी प्रदान करने वाले समस्त शिक्षक साथियों का नाम यहाँ से उच्चारित किया जाएगा। कृपया एक एक करके यहाँ पधारे और उनका स्वागत सम्मान हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि तथा अध्यक्षता कर रहे महानुभावों के द्वारा मंच पर किया जाएगा। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी शिक्षिकाओं का सम्मान करें। श्रीमती रश्मि में पधारें, स्कूल चलाते हैं, मंदसौर में है जी। श्री अमित जैन साहब को मैं आमंत्रित करूँ पधारे और आपके स्वागत के लिए श्री अमित साहब को विशेष रूप से आमंत्रित कर रहा हूँ। ये आप आए और हमारे शिक्षक महानुभाव का सही नहीं आ रहा रश्मि जी हाथ में रहो ना, आप बिल्कुल सही है। ये भी है कि नजोती मेरी शिक्षक है वो भी यहाँ पर आज ड्यूटी लगी है। उसका कल आपके भूमरा जेल का सम्मान प्राप्त करने के लिए आगे से पहले आ रहे मिलकर के शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपके पढ़ाए हुए छात्र आज भी पूरे देश में उच्च पदों पर पदासीन है। ऐसे शिक्षक को हम हमारे बीच लाकर के बड़ा ही गौरव का अनुभव कर रहे हैं। रवि जैन इंदौर, चिराग जैन मंदसौर, विपुल जैन नांदेड़, जयेश कुमार जैन मंदसौर और कपिल जैन इंदौर प्रशस्त कर रहा है। और इस मार्ग में जो भी लगे हुए हैं उन सभी का सम्मान करके समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। चाहे इंजीनियर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सीए हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वकील हो। और मुझे शायद ध्यान नहीं है उद्योगपति का सम्मान संस्थान ने किया कि नहीं, तो उनका भी करना चाहिए। और जैन समाज है तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के बजाय औद्योगिक क्षेत्र में उतरे। मैं तो खैर शिक्षक हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उद्योगों के क्षेत्र में आगे बढ़े। संजय जी वाले हमारे संस्थान के काम जिस मदन जैन ने किया है उसका स्वागत सम्मान संस्थान परिवार के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से उपस्थित दे रहे हैं श्रावक शिष्टियों को सादर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस सदन में विराजित सभी मुझे मम आराध्य ऐसा गुरुओं के लिए कहा है मेरे। ऐसा हम छोटे से गांव बड़का का सौभाग्य रहा है। आपका शब्दों में गुणगान करना असंभव है। और कई बार जब अवसर आया मुझे बोलने का तो मेरे दो ही शब्द थे, जब तक इस तन में सांस है, जब तक इस तन में सांस है तब तक मैं आपका ऋणी रहूँगा। धूल को गुलाल कर दिया, आपकी शक्ति ने कमाल कर दिया। कार्यक्रम में पधारे श्री वीरेंद्र जी को नमन है हमारा, श्री वीरेंद्र जी को नमन है हमारा, क्योंकि आपने हमारे आंगन को मालामाल कर दिया, आपने हमारे आंगन को मालामाल कर दिया। आदरणीय श्री वीरेंद्र जी एक साथ और 2 लीटर दूध लेते थे दिन भर की चाय के लिए, लेकिन प्रिंसिपल था कि जितना दूध निकालेंगे उतना पानी मिला देगा। तो रात को 10 बजे तक कितने लीटर दूध बचता था। बेसिक प्लानिंग कर रहा हूँ। बड़का में हम कहाँ थे, बनी में पढ़े, 8वीं तक बनी में पढ़े, अनिल भैया के साथ पढ़े, अरुण भैया के साथ पढ़े, संजय भैया का मार्गदर्शन था। तो सोचो उस स्थिति से निकल के इंदौर में आके, फिर इंदौर में आके अपना स्थान बनाना, ठीक है, वहाँ पर अपनी इंदौर की अलग गुंडाई, अलग चीज़ें बनाना, उसमें करना, ये सब हमारी टीम थी। उस टीम के साथ है ना कोचिंग शुरू करी, पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते ये स्थिति बनी
कि मैं जब सेकंड ईयर में था या फाइनल में आया उस वक्त करीब 350 बच्चे, फाइनल में आते आते 350 बच्चे। तो वो एक स्ट्रेंथ आ गई, बोलने की क्षमता बढ़ गई, कॉन्फिडेंस आ गया। ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई और उमेश को लगता है, मुझे लगता है कि वो चीज़ थोड़ा सा इमोशनल हो, लेकिन लंबा परिचय दिया। ये जो प्लेटफॉर्म दिया है हमको पूरे नरसिंहपुरा समाज को, तो मैं आप सबकी तरफ से मैं चाहता हूँ कि हार्दिक अभिनंदन हो कुंतीलाल जी जन साहब का कि उन्होंने हमें इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें नरसिंहपुरा समाज को जो इन्होंने बोला कि मेवाड़ और कांठल क्षेत्र में थी, उन्होंने मालवा, गुजरात सबको एक कर दिया और आज 13 राज्यों में हमारा काम है। ये बहुत बड़ी बात है। भाई साहब से बात हुई तो बता दें कि दुबई में भी लोग हैं अपने, है ना, और भी अगर विदेशों में और भी कोई नरसिंहपुरा समाज से होगा तो वो अपना पार्ट बन जाएगा। तो इतनी बड़ी समाज जो अपनी है, जो अलग अलग फैली हुई थी, है ना। एक बार मैं सूरत में गया था, सूरत में हमारा GST काम में गया था, बहुत बड़ा काम है सूरत में, इंडस्ट्रियल एरिया है। लोगों ने बताया कि यहाँ नरसिंहपुरा समाज बहुत है, यहाँ पे आसपास पूरा क्षेत्र है, अहमदाबाद में पूरा क्षेत्र है। तो इतनी समाज को एक करना और उसको एकत्रित करना, उसमें आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं एक व्यक्ति का और नाम लेता हूँ जिन्होंने हमारे मालवा क्षेत्र में इसको स्थापित किया, शैलेश जी भाई साहब, जिन्होंने मंदसौर में रहते हुए और उस समय उन्होंने सोशल ग्रुप बनाया है ना। उस समय शायद मंदसौर में आप लोग जानते ही होंगे। तो शैलेश भैया, मंच पर उपस्थित मुकेश भैया, कि हम तो भड़का के हैं, तो भड़का में टोटल जनसंख्या वोट कितने मालूम ना, केवल 85 वोट है वहाँ पे पूरे गांव के। मतलब हमारे अपने समाज के 5-6 घर बचे होंगे भी और बाकी समाज जोड़। तो वहाँ से जब मैं सिंगापुर ट्रेनिंग पे था और जो वो सिंगापुर की 52 मंजिल एक बिल्डिंग है, उस पर बैठा था, हमारी पार्टी हो रही थी। उस समय मुझे लगा कि केवल एक शिक्षा माध्यम थी जिससे आज अपने आप को हम बदल पाए। तो आप देखो, जहाँ जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है शिक्षा है। और शिक्षा ऐसा चीज़ है कि वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा, है ना। हम गुर्राना शब्द नहीं बोले, हम कहेंगे वो स्वाभिमानी बनेगा। आप देखो कि अभी एक उदाहरण बताता हूँ, ये केवल शिक्षा से अब विपिन जी ने क्या संघर्ष, कितना संघर्ष किया हो, लेकिन सही दिशा में सही बात हुई और आज वो बेटी माइक्रोसॉफ्ट में है और विदेश यात्रा कर चुकी है, ठीक है, और देश का अच्छी जगह उम्र मुझे तो ज़्यादा भी नहीं, 22-23 साल की। ऐसे कई उदाहरण हैं। झारखंड की एक बच्ची भेड़ चराने वाली थी, 12th में भेड़ चराती थी, अच्छे प्रशिक्षक ने झारखंड सरकार ने उसको स्कॉलरशिप दी, दिल्ली आ गई, दिल्ली में आदिवासी छात्रावास में रही और 22 साल की उम्र में IAS बनी, केवल शिक्षा का माध्यम। तो शिक्षा के माध्यम से हम ये है कि हम जो भी हम सोचते हैं, जो भी लक्ष्य बनाते हैं, वो तो कर ही पाएंगे। बाकी हम अलग अलग क्षेत्र में भी अच्छा काम करता हूँ। हर दूसरा बंदा जेल निकलेगा। हमारे यहाँ छापा वाली टीम है, जनरली हर 8 दिन में 10 दिन में आ रही है, उन्हीं हमारे पोस्ट परमिशन दे रहे हैं, उन्हें साइन कर रहे हैं। फिर भी जहाँ तक जितनी हो सके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प है ना। लेकिन ये है कि कभी भी वैलिड हेल्प है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक लिमिट है। तो मैं जो मुख्य बात पे आ रहा हूँ वो ये है कि हमें शिक्षा में ध्यान देना है और शिक्षा के विभिन्न प्रकल्पों में ध्यान देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे उमेश ने कहा कि मैं जीतो से जुड़ा हूँ, जीतो से नहीं, जीतो का एक ब्रांच का हॉस्टल है और MPPSC के और IAS के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पढ़ाया जा रहा है। उसमें पहले ट्रेनिंग के लिए उनकी एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन हम लोग करते हैं। तो हम लोग 6-7 लोग सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम साल भर में कौन पढ़ाएगा, कैसा सिलेबस रहेगा, वो पूरा डिसाइड करते हैं। तो आप आश्चर्य करेंगे, अच्छी बात मानेंगे कि 2009 से लेकर 2026 तक 280 बच्चे वहाँ सिलेक्ट हुए। उन 280 में कोई डिप्टी कलेक्टर होगा, कोई DSP होगा, कोई तहसीलदार होगा और हो सकता है उसमें से कोई आपके मंदसौर में भी तहसीलदार SDM पदस्थ हो सकता है। अब वो बच्चा वहाँ से पढ़ा है, समाज की हेल्प से पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी हेल्प, दिमाग में हेल्प की भावना रहती है। तो ऐसे समाज को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती है। और इसी कारण से, क्योंकि मैं 12 साल से मेंटर हूँ वहाँ पे, तो अभी अनुराग जैन साहब ने सम्मान किया
कि आप लोगों ने अच्छा काम किया। अनुराग जैन साहब चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश सरकार के, जो मंदसौर में कलेक्टर रहेंगे 2000 के आसपास। तो इस स्थिति के साथ मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हम अच्छी जगह, अब समाज भी अच्छी जगह निवेश करें। जैसे कई समाजों ने कह दिया है कि हम आने वाले समय में अब मंदिरों में पैसा जो है लिमिटेड करेंगे, हम चिकित्सा पे काम करेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे। चिकित्सा, शिक्षा, इन क्षेत्रों पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा और समाज को एक नई दिशा देना पड़ेगा। अब देखिए कि मैंने एक जगह बात करी, मैंने एक महाराज जी से बात करी, उनके ट्रस्ट में कई करोड़ है, कई करोड़ के आगे मैं बता रहा हूँ कितने करोड़ है। उन महाराज जी से मैंने बात करी कि महाराज जी मंदिर के बजाय हम मेडिकल सेंटर बना रहे हैं। महाराज जी कह रहे कि नहीं एलोपैथिक भी चलेगा, क्योंकि हम एलोपैथिक अलाउ नहीं करेंगे, आयुर्वेदिक कर लो। मैंने आयुर्वेदिक में लोग लिमिटेड आएंगे, पर अब धीरे धीरे हमें सोच बदलना पड़ेगी कि हमें प्रॉपर एलोपैथिक हॉस्पिटल में कोई 100 करोड़ का निवेश, 150 करोड़ का निवेश, ऐसा बड़ा कोई मिले और इस दिशा में हमको जाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें 2-3 बातों का दूसरा दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी बच्चों से बात हुआ तो जिन 2 बच्चे यहाँ आए थे और अपन जो कहते हैं तो मेरे पास फ़ोन ऐसे भी आते हैं 12th में 65% तक है और फ़ोन आया कि मेरे को UPSC की तैयारी करनी है। मैंने पूछा 10th में कितने थे, बोले 61। तो मैंने कहा देखो 10th में 61 है, 12th में 65 है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कह दूँ आप तैयारी करो, जोश बढ़ा दूँ, ये कैचियाँ हमारे पर क्या काटेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उठते हैं और वो तैयार हो जाए कि नहीं बुलाया है ना। तो मालूम पड़ा कि वो 5 साल 10 साल खराब हो जाएंगे, ना इधर के ना इधर के। तो कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि जिसको हम काउंसलिंग कर रहे हैं उस लायक है कि नहीं है। हम लोगों ने अब ये डिसाइड किया है ऑफिसर्स ने कि हम डायरेक्ट मना करते हैं। अब कभी कभी डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा नेचर भी डायरेक्ट बोलना है, तो फिर इनडायरेक्ट बोलते हैं बेटा आना दीदी एक बार ट्राई कर, तुम बोलने में अच्छे हो, थोड़ा सा BA कर ले, पत्रकारिता में चला है, या अकाउंट्स अच्छा है तो BCom कर लो। इस टाइप से होता है, क्योंकि हमें ये भी देखना है जैसे आपके बच्चे हैं तो भाई साहब ने बोला, साहब ने बोला, या और भी हम बोल रहे हैं कि नहीं हम प्रशासनिक सेवा में जाना है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में जाना है तभी जाना है जब उसकी योग्य हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मेरा असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड का इंटरव्यू था 2004 में। 2004 में मैं असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड का इंटरव्यू देने गया था और मैंने लेबर लॉ में डिप्लोमा किया है। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि आप लेबर लॉ में डिप्लोमा किया है तो लेबर लॉ निकलते कहाँ से? तो मैंने कहा भारत की प्रस्तावना से निकलते हैं, संविधान की प्रस्तावना से। तो उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना से कैसे निकलते हैं? तो मैंने कहा हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिखा हुआ है, तो उसमें जो आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय से हम लेबर लॉ निकालते हैं, लेबर लॉ से फिर हम श्रमिकों के उन्नयन की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको भारत की प्रस्तावना मालूम है, संविधान की प्रस्तावना? तो अनिल भैया को याद होगा कि हमने 2000 के आसपास 98-99 में जब शुरू करी थी UPSC तैयारी, तभी सबसे पहले काम किया था कि संविधान याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि UPSC का मतलब ही संविधान है। और वो काम आया उस समय जब 98 में याद किया था 2004 में। जैसे उन्होंने बोला कि आपको संविधान की प्रस्तावना याद है, तो मैंने कहा हाँ महोदय, यस सर। बोले बल को बताओ। तो मैंने बोला हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुमत संपन्न निरपेक्ष लोकतंत्र को गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति एवं धर्म की उपासना प्रदान करने के लिए एतद द्वारा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। तो जैसे ही बोला, मतलब वो मेरे चेहरा देख रहे थे और आप अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगा। मेरे मार्क्स आए थे उस समय, उस इंटरव्यू में 50 नंबर का इंटरव्यू था, 41 मार्क्स आए, मुझे तो हाईएस्ट मार्क्स मिला। हालांकि दुर्भाग्य उसमें फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था, क्योंकि उसकी जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें मार्क्स नहीं थे। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो बच्चा जैसे तैयारी कर रहा है वो उसकी कैपेबिलिटी भी देखे। और आज का ज़माना जो है ना, वो मोबाइल का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, ChatGPT का ज़माना है और कई वेबसाइट्स हैं। तो अब क्या करना है हमको कि बच्चों को जैसे जो जिसमें जा रहा है, अगर वो IIT करना है ना
तो 8th लाइन पे आप बोल दो उसको कि 1000 मैथ्स का फॉर्मूला याद करो, मेंडलीव की टेबल याद करें, मेंडलीव के बाद आधुनिक टेबल याद करें। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स के फॉर्मूले याद करें, बोलो उसको 1000 फॉर्मूले लिखिए, एक बार कापियाँ भरे, गूगल में सब है, नहीं हो तो कोई टीचर से बात करें, बेसिक तैयारी करें। तो जब तक हम बेसिक में नहीं जाएंगे, क्रोमोसोम, रोबोसोम, आरएनए, डीएनए में नहीं जाएंगे, तब तक हम क्या है उसको सही दिशा में। अगर अभी जैसे मेरे पास अभी 8 दिन पहले फोन आया कि हमारे बच्चे ने 12th किया है, उसको यूपीएससी तैयारी करना है, तो मैंने बात कराओ फोन से, बात करते करते मैंने बोला अच्छा बताओ बेटा स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्या है। अब उसको जो बच्चा 12th करके स्टेट ऑफ हार्मोन्स नहीं मालूम है उसको, फिर मैं थोड़ा बोलता हूँ जनरल नॉलेज जीके में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, या ये पूछ लो कि भैया भारत का उपराष्ट्रपति कौन है या राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो कम से कम उतना होना ही होना चाहिए। ठीक है, जो लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा यूपीएससी का मतलब भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान मैंने क्या करा, 395 आर्टिकल है, बहुत बड़ी किताब भी थी और रटने में मैं दिमाग मेरा ठीक ठाक था, मैंने 395 आर्टिकल रखा। जब जीएसटी आया तो अपने जैसे लोग जो छठी में पहली बार इंग्लिश पढ़े होंगे बनी में, अपने जैसे लोग जीएसटी का कानून इतना उलझा हुआ है ना, ये बाहर नहीं बोलना, नहीं तो अखबार में आ जाए। 2011 से भी कर रहा था, मैंने कहा कि ये मौका मेरे लिए, बस एक सेक्शन में रट डाला, हिंदी में इंग्लिश में रट डाला उसको, और जैसे ही जीएसटी लागू हुआ तो सेमिनार लेने का मौका आया। तो एक तो वक्ता मैं बोलने में ठीक ठाक था, एक मैंने 174 सेक्शन रट डाले, तो मैं वहाँ उमेश बन गया। फिर जब मौका आया यहाँ बोलना है, वहाँ 2 घंटे जीएसटी बोल रहे हैं, सेक्शन 1 ये करता है, सेक्शन 2 ये करता है, पूरे सेक्शन। अब आप बोलो मैं सेक्शन 174 एक साथ बोल सकता हूँ, आग बंद। ठीक है, ये मैंने मौका ढूंढ लिया। अब और अधिकारी भी होंगे, लेकिन वो सोचेंगे कि जब जरूरत पड़ेगी सेक्शन निकाल लेंगे, देख लेंगे, बुक में देख लेंगे, पर मैंने कहा कि मौका है। उसी कारण से मैंने 150 सेमिनार लिए, और दूरदर्शन और रेडियो पे मैं कितनी बार गया, जब भी मौका है कौन बोलेगा, बोले वीरेंद्र जैन भाई दूरदर्शन में बैठा हूँ मैं, आप मेरे देख सकते प्रोग्राम। तो मेरा सिर्फ कहने का अर्थ है कि हम बेसिक को पकड़ें, और बेसिक को अगर पकड़ते हैं तो हम निश्चित रूप से किसी भी चीज़ में, पॉलिटिक्स कर रहे हैं मान लो, कोई राजनीति में, अब राजनीति कर रहे हो, आपके गांव में 2000 लोग हैं, जैन समाज के घर हैं मान लो 30 है ना, टोटल जनसंख्या हो गई 100, 2000 घर हैं वहाँ, मतलब 2000 की जनसंख्या है, आप जैन समाज की 100, और आप व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हो जैनों से खरीदो, जैनों को बेचो, जैनों से कटिंग कराओ, जैनों की करो। राजा बनने के लिए रानी के पेट की आवश्यकता नहीं है, न नोट की आवश्यकता है। राजा बनने में, लोकतंत्र में राजा बनने के लिए वोट की आवश्यकता है। क्या समझना है, सर्व समाज। आप एक समाज में फोकस नहीं करते, उसमें 23 होते हैं वो सेल्स में, वो भी कटे होते हैं। तो हमको कोशिका के अंदर क्या क्या है वो पकड़ना है। व्यापार कर रहे हैं तो ध्यान रखें, राजनीति कर रहे हैं ध्यान रखें, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें, और इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 8th में 9th में मेडलिंग की सारण याद होना चाहिए, तो फिजिक्स के फॉर्मूले याद होना चाहिए। कॉमर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, इंग्लिश ऐसी करो। अब बताओ छठी में हमने इंग्लिश पहली बार पढ़ी, और यूपीएससी की इंग्लिश क्या, इंग्लिश इसका नुकसान किसका बताओ, किसी का है? यही विन विन सिचुएशन है, तुम्हारा ही फायदा हमारा ही फायदा, करो। और हम तो उस समाज से हैं जिसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ दी है, जो दिया है अनेकांतवाद, कि किसी का एक अंत हो ही नहीं सकता। हम अगर गिर गए हैं, हम अगर समाप्त हो गए, हमारा व्यापार खत्म हो गया है, हमारा बिजनेस खत्म हो गया है, लेकिन हम उससे भी उठ सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का अंत नहीं है, एक अंत नहीं होता है। एक अंत होने के बाद उसके दूसरे अंत शुरू हो जाते हैं। ये अनेकांतवाद है, सोचने की दृष्टिकोण अलग है। लोगों की निगाह में आप गिरे हो सकता है आपकी निगाह में आपको एक और परीक्षा देने के लिए कहा गया है। अवतार मंत्र है, और जो विश्व का सर्वाधिक सेक्युलर मंत्र है, सर्वाधिक आधुनिक मंत्र है, उसमें हमने सभी का नमस्कार कर दिया है। और उसकी लास्ट लाइन जो है, बोल सकता हूँ मैं बहुत सारी, लेकिन लास्ट लाइन तो उसकी सबसे बढ़िया है, नमो लोए सर्व साधु नाम। इस सर्व साधु नाम, सर्व जैन साधु नाम नहीं है वहाँ पे,
बोलो। अगर आचार्य भूत बलि ने, आचार्य पुष्पदंत ने षडगमाण शुक्ल में इस मंत्र को लिखा है, बहुत कुछ सोच समझ के लिखा होगा। उस समय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत अलग थी, आपस में झगड़े थे, उन्होंने ऐसा मंत्र दे दिया कि सबकी झगड़ हो। आखिर बोला नमो लोए सर्व साधु को नमस्कार कर दिया और झगड़ा खत्म कर दिया। तो हम तो उसमें परस्पर ग्रहो जीवनाना तत्वार सूत्र 5.12, तो वो तत्वार सूत्र का 5.12 वो जो सूत्र दिया है, वो सूत्र हमको कह रहा है कि कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर हम बहुत लक्ष्य लेकर चलते हैं, बहुत बड़ी बात सोचते हैं, छोटा लक्ष्य प्राण है ये मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर असफल होते हैं तो उससे भी घबराना नहीं है ना, क्योंकि उससे भी हम निकल पाएंगे, उससे भी हम निकल जाएंगे, यही सोच हमको रखना है। तो आप है ना, अब चूँकि मेरे पास भी टाइम कम है, तो जो नए बच्चे जो सॉफ्टवेयर में हैं उनको हम कह सकते हैं कि 8-10 लोगों की टीम बनाए, नरसिंहपुरा समाज की एक बढ़िया सी वेबसाइट हो जाए, हर गांव के मंदिर का, हमारे मंदिर का फोटो रहे, क्या क्या गतिविधियां हो रहे हैं, समाज के लोग उससे जुड़ जाए और एक बढ़िया सी वेबसाइट हो जाए। ठीक है। दूसरा, हम पूरा अखिल भारतीय स्तर पर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्थापक थे, आपको मालूम कौन थे? नरसिंहपुरा समाज को बनाया किसने? मामा जी बोल रहे हैं, राम सेनाचार्य महाराज थे, राम सेन है ना, या राम सेनाचार्य भट्टारक जी थे, जिन्होंने पहली बार मालवा, मेवाड़ और कांठल एरिया के जो क्षेत्रीय लोग थे है, जो मैंने पढ़ा है, अलग अलग विचारधारा इसमें, उनमें से पहली बार उन्होंने कहा कि आप अहिंसा का पालन करो और युद्ध, खेती इनको छोड़ के आप व्यापार में आओ और अहिंसावादी बनो। राम सेनाचार्य महाराज ने हमारी समाज को पहला उपदेश दिया था, और इसलिए हमारी जो परंपरा भट्टारक परंपरा है। और आप प्रतापगढ़ में देखते हैं यश कीर्ति हॉस्पिटल या यश कीर्ति जो है, अंतिम हमारे भट्टारक यश कीर्ति है, यश कीर्ति महाराज अभी भी क्या है भट्टारक परंपरा से। तो अब हम एक दो नया युवा उठे और राम सेनाचार्य महाराज के नाम पर कोई फाउंडेशन बना दे, कोई मूर्ति बना दे, हम पूरा गुजरात, मालवा, मेवाड़, मारवाड़ से इकट्ठा हो, वो इंदौर में हो सकता है, वो उदयपुर हो सकता है, कहीं भी एक बात। तो थिंक आउट ऑफ बॉक्स जो है वो भी हम इसमें कुछ सोच सकते हैं, कुछ उठे। बच गया है जो तलवार से फूलों से कटना पड़ा है, बच गया है जो तलवार से फूलों से कटना पड़ा है। कितनी ही बड़ी हो राहें, कितनी भी मजबूत हो चट्टान, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शिखर जीवाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं सभी इंजीनियर का भी स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में जो आज आप पढ़ा रहे और इसके 4 चांद लगाए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है। सभी अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय वीरेंद्र जैन साहब, कार्यक्रम के जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनका हमें परिचय देना है, आदरणीय श्री मुकेश जी जैन साहब, विद्यापुरी जैन साहब, श्री हमारे परम जी जैन साहब और कोमल प्रकाश जी जैन और दिलीप जी जैन। यहाँ पर
इंदौर से कई हस्तियां पधारी हैं और मंच को भी इंदौर से बहुत लोगों ने गौरवान्वित किया है। सभी का अभिनंदन। उपस्थित ऑडियंस में सभी माप सकते हैं। बंधुओं, व्यक्तित्व और समर्पण उसकी सेवा भावनाओं के मूल्यांकन के आधार पर बात कर सकते हैं। आज हमारे बीच इस मंच को गौरवान्वित करने में एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित है, आदरणीय श्री मुकेश जी जैन साहब, जो आप हम सभी उनसे लगभग परिचित हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को करते हुए संस्था के मंच को गौरवान्वित किया है। नाम चला निश्चित तौर पर उस बहादुर एक उभरता सितारा अगर वो इसमें रहा तो निश्चित तौर पर पंकज संगीतकार जो हमारे दौर के थे उसके बाद वो भी उन ऊंचाइयों पर पहुँचे। छोटी सी उम्र में उसने भी संगीत की इस विधा को प्राप्त किया है। निश्चित तौर पर शिक्षा के जगत की सारी चीज़ें आदरणीय वीरेंद्र जी साहब बता चुके हैं। मैं तो सिर्फ 2-3 चीज़ें सामाजिक समरसताओं की बात करना चाह रहा हूँ और ऐसे ही वीरेंद्र जी साहब से मैं बहुत सारी चर्चाएँ यहाँ कर रहा था। सामाजिक जीवन के बीच में कि निश्चित तौर पर नरसिंहपुरा समाज हमारी एक छोटी सी उपजाति है और उस उपजाति के बीच में हम कहीं भी शून्य थे पहले, लेकिन अब तो बहुत कुछ हम अग्रसर की ओर हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा हमने अभी भी समाज ने उन्नति करी है, समाज ने एक अच्छी पहचान बनाई है और समाज के समाज सभी लोगों ने भी एक पहचान बनाई है। तो अब विभिन्न ऊंचे पदों पर भी पहुँचे हैं, शासकीय, प्रशासकीय, सामाजिक, उद्योग, या सभी क्षेत्रों में जब उनकी उपस्थिति दर्ज हुई तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब नरसिंहपुरा समाज एक परिचय का मोहताज नहीं है, एक अच्छा परिचय है। चाहे इंदौर हो, मंदसौर हो, उदयपुर हो, सभी तो वो एक अच्छा परिचय है और हमारी भी एक बात अब सुनी जाती है। पहले हमें लगता था कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है या सुन भी रहा है, लेकिन सुनी जाती है। लेकिन 2-3 बातें मैं अभी आदरणीय वीरेंद्र, आप समाज की बेटी समाज में दीजिए और समाज का बेटा समाज में दीजिए। कोशिश करिए उपजातियों के बीच में, मतलब समाज के बीच में काम करें तो पहली कोशिश करें समाज में मिले। नरसिंहपुरा समाज बहुत है। अभी क्या होता है कि हम बायोडाटा देखते हैं और बस हवा में उड़ा देते हैं। हम चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन इसमें अपनी भूमिका निभाएं। वो बच्चे बड़े होते हैं, वो सबको ध्यान में है, उनके भी ध्यान में होते हैं। तो हर जगह पर सीनियर सिटीजन, चाहे मंदसौर हो, इंदौर हो, दलोदा हो, उदयपुर हो, मैं आदरणीय कुलदीप साहब से निवेदन ये करूँगा कि अखिल भारतीय स्तर पर एक सीनियर सोशल ग्रुप, सीनियर बने, सोशल ग्रुप नहीं, वो उन बच्चों को के माँ बाप को भी काउंसलिंग करें, इवन बच्चों की भी काउंसलिंग करें। हम 23 साल 24 साल में बिटियाओं की और बेटों की शादी करें, तभी हम एक पीढ़ी को बचा पाएंगे। तो एक पीढ़ी तो नष्ट हो गई, एक पीढ़ी कम हो जाती है। आप देखिए पिछले बार 3-3 पीढ़ियों के बच्चे हमारे साथ में शादियाँ हो जाती थी, दादा दादी और परदादा तक हम उनका संबंध रखते थे, साथ में रहते थे। लेकिन आज एक पीढ़ी हमारी खत्म हो चुकी है। 30, 32, 35 साल तक भी हमारे भी बच्चे कुंवारे हैं और हम उनके लिए निश्चित तौर पर बढ़े। तो समय पे देखिए, समय पे सब काम होगा। निश्चित तौर पे खेती की ऊर्जा को पूरा नष्ट कर रहा है। आने वाला समय और वृक्षारोपण जरूर करें, मतलब हो सकता है। दूसरी बात, हम नौकरियों की ओर ज़्यादा पूरा सम्मान देना है। एक साथ सावधान। आप सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं, कृपया सभी स्वादिष्ट भोजन। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।